जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बेहद स्वस्थ भी होंगे। अपना और अपने परिवार का और ख़ासकर अपने नेचर का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल भी रख रहे होंगे। और अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो जैसे कोविड के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप कोविड के प्रोटोकॉल्स का भी पालन कर रहे होंगे। और ये बेहद अच्छी चीज़ भी है। देखा जाए तो जो कोविड ने हमें सिखाया, जो पिछले 2 साल में हमने सीखा है इस पेंडेमिक से, वो बेशक काफ़ी मौतें हुई, ये बहुत दर्दनाक एक पेंडेमिक गुजरा, लेकिन हमने बहुत बहादुरी के साथ अभी तक उसका सामना किया है और करते रहेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। और ये बहुत जल्दी अब ख़त्म भी होने वाला है। कोविड ने हमें सिखाया है वैल्यू ऑफ सैनिटेशन, जो हम अपनी बॉडी को लेके, अपने जो शरीर को लेके जो सैनिटाइजेशन का पर्पस था, हम कितने साफ़ सुथरा रहते हैं, जितना रहेंगे उतना बीमारियों से बचेंगे। ओवरऑल तो एक अल्टीमेटली यही चीज़ निकल के आई लास्ट में। मास्क एक अच्छी हैबिट की तरफ वो उभरा निकला। चाहे हम इंडिया में ही रह रहे हैं, देखिए कितना पोल्यूशन है पूरे कंट्री में हमारे, तो एटलीस्ट डस्ट से तो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता ही है मास्क। तो हम इसको डेली यूज़ में ला सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है और हमें लाना चाहिए। तो एक ये बढ़िया रिकमेंडेशन है, मास्क पहनिए, अवेयरनेस फैलाइए, आप देश के बढ़िया नागरिकों में से हैं। तो आइए आज के टॉपिक पे वापस लौटते हैं। तो आज का टॉपिक है क्या, ये कैसी कंट्रोवर्सी है जो चलने लग रही है अभी पीछे कुछ 2-4 दिनों से। ऐसा कौन सा डिसीजन है, ऐसी कौन सी बला है जो भाई यूएस के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है, जो इतना कंट्रोवर्सी फैल रहा है। क्यों सारे एक्ट्रेस हॉलीवुड के इतना रिएक्ट कर रही हैं इसको लेकर, वो भी नेगेटिव वे में। मैटर तो वही करता है। तो हुआ ये कि अभी पीछे 2-3 दिन पहले आप यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ ऑफ अबॉर्शन है, अबॉर्शन मतलब भ्रूण हत्या एक तरीके से ये समझिए, तो अबॉर्शन के ऊपर उन्होंने अपने ही 49 साल पुराने एक डिसीज़न को ओवरटर्न किया है, बदला है यूँ कह लीजिए। तो सिंपली उन्होंने अभी जो डिसीजन उनका वर्डिक्ट आया है उसमें क्या है मैं बताता हूँ। तो देखिए अभी रिसेंट टाइम में जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये डिसीजन निकाला है कि जो अबॉर्शन है वो लीगल है। देखिए अभी भी अबॉर्शन लीगल है यूएस में, बट दिक्कत ये है कि उन्होंने अब जो फेडरल स्टेट्स है, यूएस में कुल 50 स्टेट हैं, अब उन्हें वो अथॉरिटी दे दी है कि अब अबॉर्शन तो लीगल है, लेकिन अब उसको रेगुलराइज करने के लिए रेस्ट्रिक्शन, अब पाबंदियाँ डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएगी वहाँ की। अब वहाँ की पाबंदियाँ कुल उन 50 स्टेट्स में बांट दी गई है। मतलब अब आपकी मर्ज़ी है, मतलब 50 स्टेट्स। इसको इंडिया के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे इंडिया में कोई भी लॉ है उसको इन्फोर्स करने का हक मान लीजिए सेंट्रल एजेंसी को, हमारी केंद्र सरकार को है। मगर अब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट बीच में दखल देती है और कहती है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, अब हम इस पावर को दे देते हैं अपनी जो स्टेट्स को। अब मानिए कि बिजली का है, इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल, हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब मानिए 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने का एक प्रावधान है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ना देके सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करके कहती है कि आप स्टेट्स रख लीजिए इस डिसीजन को, आपका मन है तो इन्फोर्स करिए जनता पे, चाहे मत करिए। तो कुछ स्टेट्स हमारे में, जैसे कुछ स्टेट्स इन्फोर्स कर देती है, 100 यूनिट फ्री कर देती है, और कुछ स्टेट नहीं भी करती है। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही हुआ यूएस में भी। यूएस में कुल 50 स्टेट्स हैं। यूएस एक 50 स्टेट्स का एक कंट्री है, उन्हीं से बन के मिल के बना है। तो यूएस में अबॉर्शन के लॉ को लेके लीगलाइज तो कर दिया है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि अब जो भी 50 स्टेट्स हैं उनको डिसीजन दे दिया गया है कि अब आप डिसीजन लीजिए कि इसको कैसे रेगुलराइज करना है। तो अब इसके थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं, मतलब पहले का क्या पैटर्न था, पहले क्या था, ये अबॉर्शन का रूल यूएस में क्या थे। तो इससे पहले 49 साल पहले एक केस था रो वर्सेस वेड का। तो ये रो वर्सेस वेड बेसिकली कुछ नहीं, जेन रो एक फीमेल थी और एक हेनरी वेड एक अमेरिकन लॉयर थे। तो इनके बीच का वो केस था जो सुप्रीम कोर्ट में था। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वर्डिक्ट दी थी अपनी। अबॉर्शन को लेके केस था, जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की बात थी अबॉर्शन को, तब लीगल होने या ना होने का भी मैटर था। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के तौर पे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर को तक अबॉर्शन को वहाँ लीगलाइज कर दिया गया अमेंडमेंट नंबर 14 के तहत। अब ट्राइमेस्टर क्या है, पहले बेसिकली ये समझ लीजिए, जो जेस्टेशन पीरियड होता है एक वुमन का, मतलब जब बेबी पेट में रहता है 9 महीने तक बेसिकली बेबी पेट में रहता है। तो उसी 9 महीने को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3-3 महीने के 3 पार्ट। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने,
सेकंड ट्राइमेस्टर यानी अगले 3 महीने और थर्ड ट्राइमेस्टर आखिरी के 3 महीने। तो उस टाइम पे ये हुआ कि अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अबॉर्शन अमेंडमेंट 14 के तहत उसको लीगल करार दे दिया गया। और उसके बाद मतलब उस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू अबॉर्शन वुमेंस के लिए उसको वैलिडेट कर दिया, राइट टू अबॉर्शन को। इसमें बेसिकली था कि ये ट्राइमेस्टर बेसिस पे था, इसमें ट्राइमेस्टर के बेस पे उन्होंने डिवाइड किया। तो पहले ट्राइमेस्टर में अनकंडीशनली एक महिला अपना अबॉर्शन करवा सकती है, उसमें महिला या उनका रिस्पेक्टिव जो डॉक्टर है वो डिसीजन ले सकता है। और फिर आता है सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या है, स्टेट्स अपनी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जैसे कुछ कंडीशन रख देंगी कि आप कोई परमिट लेके आइए या किसी का अपनी परमिट रखिए या क्या पीछे की वजह बताइए, कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शन स्टेट्स रख सकती हैं और बैन नहीं कर सकती, मगर अबॉर्शन तब तक बैन नहीं हो सकता सेकंड ट्राइमेस्टर तक, यानी 6 महीने। तो उसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर में कंडीशन आ जाती है कि स्टेट को पूरी अथॉरिटी है कि वो अबॉर्शन बैन कर सकती है थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी 6 से लेके 7 से लेके 9 महीने तक। उस टाइम पे अबॉर्शन पूरी तरह बैन होगा उस स्टेट में। तो उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था। तो अब क्या हुआ उसके बाद, मतलब ये ठीक है, लास्ट में वो थर्ड ट्राइमेस्टर में एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि स्टेट बैन तो कर सकती है लेकिन कुछ कंडीशन में ये बैन मतलब साइड वो बचा भी जा सकता है इससे, अगर वुमेन को कोई हेल्थ केयर इशू हो, चाहे कोई भी मतलब मेडिकल कंडीशन कोई भी रही, तो उस कंडीशन में वो तब भी अबॉर्शन हो सकती है। इस रूल के इस रो वर्सेस वेड का जो वर्डिक्ट थी वो कुल मिला के इतनी थी। अब क्या होता है, ये वर्डिक्ट आ जाती है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद एक मेजर केस, एक पेंसिल्वेनिया का केस आता है। उस टाइम पेंसिल्वेनिया में एक अमेंडमेंट आती है। उस अमेंडमेंट के तहत अबॉर्शन कंट्रोल एक्ट के तहत 1988 और 1989 इन 2 सालों में एक अमेंडमेंट आती है। उसमें कुल 5 प्रोविज़न ऐड किए जाते हैं। इसी लॉ में 5 प्रोविज़न और ऐड होते हैं। और वो 5 प्रोविज़न कुछ ऐसे हैं कि पहला प्रोविज़न है कि 24 घंटे का वेटिंग पीरियड जो विक्टिम है, जैसे जो वुमेन है, उसको 24 घंटे का वेटिंग पीरियड प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ये होता है कि उनको उस 24 घंटे में अल्टरनेटिव, जो अबॉर्शन का अल्टरनेटिव है, कैसे अबॉर्शन रोका जाए, मतलब अबॉर्शन का अगर कोई भी चांस है रोकने का कुछ अल्टरनेटिव के थ्रू, तो वो प्रोवाइड किया जाता है। पूरी तरह से काउंसलिंग टाइप एक पूरी होती है। तीसरा आपका हो गया पेरेंट कंसेंट, जैसे अगर कोई माइनर है, 18 साल से नीचे का कोई लड़की है, वो प्रेग्नेंट होती है, उसको अबॉर्शन करवाना है, तो उस कंडीशन में उसको अपने पेरेंट की कंसेंट ला के देनी पड़ती है। चौथा है कि आपको जो फॉर्म टाइप होता है अबॉर्शन के लिए, अपनी एग्रीमेंट, अपना एग्री आपको, उसको कंसेंट आपको आगे पहुंचाना होता है। 5वां होता है जो हस्बैंड, जो वुमन जिस प्रेग्नेंट होती है, अपने हस्बैंड को नोटिफाई करे, उसकी नोटिफिकेशन के एग्रीमेंट, एक तरीके से उसको पता है और वो भी अपनी हामी भरता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ मेरी वाइफ अपना अबॉर्शन करवाए। तो एक तरीके से ये उसकी हामी पत्र वो भरवा के जमा करवाए। तो ये पेंसिल्वेनिया में 1988 और 1989 में अबॉर्शन कंट्रोल एक्ट के तहत ये 5 प्रोविज़न लाए गए। और फिर अब क्या कहानी होती है, अब 2-3 साल बाद 1992 में इसको ही सुप्रीम कोर्ट में वहाँ चैलेंज किया जाता है और कहा जाता है कि ये रो वर्सेस वेड के जो वर्डिक्ट थी उसके हिसाब से ये जो प्रोविज़न लाए गए हैं 5 वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें उन्होंने कोई कंडीशन की मांग नहीं करी थी और यहाँ ये 5 प्रोविज़न के नाम पे कंडीशंस ऐड कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि अगेन ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करते हुए, मतलब दोबारा से रो और वेड को मानते हुए 5:4 के रेशियो में इसको पास कर दिया। 5:4 बेसिकली वोट है, 9 जजेस की बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट में वहाँ के। तो 5 जजेस ने अब उसके मतलब डिसीजन मेकिंग में उसको हेल्प, मतलब हामी भरी कि हाँ हम, मतलब उन्होंने अपना एग्री हो गए, वो ठीक है। रो वर्सेस वेड में 7:2 के रेशियो से पास किया था ये बिल, और ये इस टाइम पे 5:4 के रेशियो में पास हुआ। तो दिक्कत नहीं, आगे बढ़ गए। और इसमें एक अमेंडमेंट ये की गई इस टाइम पे कि जो स्टेट्स है, ये जो एक कंडीशन ऐड करी गई कि fetus viability ये होता है जब fetus डेवलप होता है वॉम में, किसी भी वुमेन के पेट में जब fetus का स्टेज आ जाता है, मतलब जब वो अंडा जो होता है वो fetus बन जाता है, बेबी के हाथ पाँव मुंह कान नाक सब मतलब विजिबल दिखाई देने लगते हैं उस टाइम तक, इतने ग्रो हो जाते हैं।
इस कंडीशन ये कंडीशन जनरली थर्ड ट्राइमेस्टर के आसपास आती है, तो उससे पहले पहले रेगुलेट करने का प्रावधान दिया गया कि इससे पहले आप एबॉर्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। ये एक प्रावधान किया गया था, इसमें थोड़ा सा चेंज आया था आपका फ्रेमवर्क में ट्राइमेस्टर के। तो ये इस टाइम पे आपका ये केस था, आप पेरेंटल प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केसी का, ये जैसे वो रो वर्सेस वेड का केस था, ये इस टाइम पे जब 1992 में डाली गई है अवधि, तो ये आपका प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस आपका केसी का ये केस था। केसी इस कंडीशन में लॉयर होती हैं। उसके बाद अब देखते हैं हम कि अभी के टाइम पे फिर वही हुआ, उन्होंने अब इस चीज़ को ओवरटर्न करते हुए कहा है कि अब स्टेट्स अपना अपने डिसीजन ले सकते हैं, वो चाहे तो बैन भी कर सकते हैं। जिसको देख के अब कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट अराउंड वर्ल्ड, जो दुनिया के कुछ अबॉर्शन को लेकर फैक्ट बताता हूँ मैं। जो 60% वुमेंस है पूरे वर्ल्ड में, वो ऐसे देश में रह रही है जहाँ पे अबॉर्शन या तो लीगल है या तो मिनिमल रिस्ट्रिक्शन के साथ, मतलब ब्रॉडली एक्सेप्टेबल है। 60% वुमेंस ऐसे देशों में रह रही है जहाँ पे अबॉर्शन ब्रॉडली एक्सेप्टेबल है, और बाकी बची हुई 40% वुमेंस ऐसे देश में रह रही है जहाँ या तो अबॉर्शन बिल्कुल इलीगल है या तो बहुत ही रेस्ट्रिक्शन के साथ वहाँ उसको फॉलो किया जाता है, बहुत ही एक्सटेंसिव केस में। और फिर अगला फैक्ट ये है कि इस जो डिसीजन के, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के लागू होने के बाद यूएस में कुल 9 स्टेट्स ऐसे हो जाएंगे अब जहाँ अबॉर्शन या तो बिल्कुल इलीगल हो जाएगा या तो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टिव, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा अबॉर्ट करना, बेबी अबॉर्ट करना। और यही ट्रेंड हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। ये 9 स्टेट से बढ़ के कुछ और स्टेट्स भी इसमें जुड़ते दिखेंगे, तो ये थोड़ा एक वहाँ जो इतनी कंट्रोवर्सी वो इसी चीज़ को लेके है। तो आइए, आप कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि इंडिया में अबॉर्शन को लेके क्या रूल्स है, क्या लॉज है, तो उसके ऊपर थोड़ा नज़र देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 2021 में अमेंडमेंट आया था, तो 2021 तक 20 हफ्तों तक यानी 5 महीनों तक रफली अबॉर्शन बिल्कुल लीगल था, अनकंडीशनल। वहाँ आप अबॉर्शन 5 महीनों तक करवा सकते थे। मगर 2021 में एक अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट में ये था कि कुछ स्पेशल केस में, कुछ स्पेशलाइज्ड केस में इस अवधि को, जो 20 हफ्तों की अवधि है, इसको बढ़ा के 24 हफ्तों तक भी हम कर सकते हैं। अब वो स्पेशलाइज्ड केस कैसे हैं, मतलब अब मान लीजिए एक वुमेन है, उसका वो रेप के थ्रू वो प्रेग्नेंट हुई हो, तो उस कंडीशन में वो जो टाइम लाइन है 20 हफ्तों की, वो 24 हफ्तों तक एक्सटेंड की जा सकती है। तब तक वो आपका लीगल है, वो बेबी अबॉर्ट हो जाए। तो ये इंडिया में होता है, और इसमें भी आपका जो 20 हफ्तों तक जिसमें मान लीजिए अबॉर्शन करवाना है, उसमें एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की रिकमेंडेशन लगेगी। और अगर 24 हफ्तों तक जो स्पेशलाइज्ड केस की बात करी अभी हमने, अगर उस केस में आपको अबॉर्शन करवाना है तो उसमें 2 रिकमेंडेड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। और अब बात करते हैं लास्ट में, मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, कोशिश करिएगा। कुछ बेहतर क्वेश्चन है आपके व्यू में, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसा, मतलब क्या मेंटालिटी से आपने इस पूरे जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है, चाहे ये पूरा टॉपिक है, उसको किस मेंटालिटी से आपने समझा। जनरली 2 क्वेश्चन है कि आपका क्या व्यू है अबॉर्शन को लेके, मतलब पर्टिकुलर राइट टू अबॉर्शन को लेके आपका क्या व्यू है, ये राइट होना चाहिए वुमेंस के पास या नहीं होना चाहिए, बेबी अबॉर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसका कोई अल्टरनेटिव आपके पास हो तो बताइए। और अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट का क्या रोल है इस मैटर में, जो अबॉर्शन का मैटर क्या सिंगल हैंडेडली हमें छोड़ देना चाहिए कि जो भी मतलब कंसर्न अथॉरिटी, जैसे कोई वुमेन है, उसी के ऊपर हमने सारा चीज़ छोड़ दिया कि ठीक है आप ही अबॉर्ट के लिए देखिएगा, या गवर्नमेंट का भी कोई पर्टिकुलर रोल होना चाहिए। ये इस बेसिस पे आप अगर कुछ पॉइंट आपको सुनते हैं तो वो आप कमेंट करके बताइए। तो आज फिर से अलविदा लेते हैं, हो गया आज का। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो अबॉर्शन का लॉ है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक